बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो आप लोगों ने जो सवाल पूछे कार्डियक टेम्पोनेट, उसके हवाले से थोड़ा सा पहले मैं आपको पेरिकार्डियल इफ्यूजन के हवाले से बता देती हूँ। आप लोगों ने एक प्रेजेंटेशन देखी होगी जिसके अंदर हमने बात की थी पेरिकार्डियम के हवाले से। पेरिकार्डियम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है फाइब्रस टिश्यू और सीरस उसकी सीरस मेम्ब्रेन की, जो कि हार्ट को कवर करती है और हार्ट को प्रोटेक्ट करती है किसी भी किस्म की इंजरी से। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके अंदर जो एक स्पेस होता है जो आपका जो विसरल और जो सीरस पेरिकार्डियम होता है उसके दरमियान में एक पोटेंशियल स्पेस होता है जिसमें थोड़ा सा पानी भरा हुआ होता है और उस पानी को हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है। अच्छा, अब अगर वो पेरिकार्डियल फ्लूइड किसी भी वजह से बढ़ जाए, थोड़ा ज्यादा हो जाए, तो वो कंडीशन कहलाती है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। मैं आपको थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके बताती हूँ, एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद फिर मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, ये एक प्लेन स्क्रीन है, इसके ऊपर मैं आपको ये ड्रॉ करके बता रही हूँ कि से फॉर एग्जांपल दिस इज योर हार्ट। अच्छा, हार्ट के साथ जो बिल्कुल क्लोजली इन्वेस्टेड लेयर होती है, आप लोगों ने वीडियो में देख भी लिया होगा, लेकिन मैं आपको एक सिर्फ ओवरव्यू देने के लिए, ये जो लेयर होती है ये कहलाती है विसरल पेरिकार्डियम। और इसके साथ जो जरा सा दूर लेयर होती है सेकेंड, जो कि विसरल का ही कंटिन्यूएशन होती है, इसको हम कहते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम। पेराइटल पेरिकार्डियम। और ये वाली जो है, जो बिल्कुल ऑर्गन के साथ साथ लगी हुई होती है, ये विसरल पेरिकार्डियम कहलाती है। अच्छा, अब इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इस जगह पे, यहाँ पे पूरे में पानी भरा हुआ होता है। ठीक है, ये जो पानी भरा हुआ होता है, से फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल अमाउंट है इस पानी का, वो समझ लें आपके 10 ml है। ठीक है, इतना नहीं होता, मैं सिर्फ अंदाजे के लिए आपको सिर्फ बताने के लिए बता रही हूँ कि अगर से फॉर एग्जांपल ये 10 ml का पानी है, तो अगर ये 10 ml से 25 ml या मतलब अपनी नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा हो जाएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है जी। लेकिन अगर इसी पेरिकार्डियल इफ्यूजन के साथ अगर जो पानी है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाए, से फॉर एग्जांपल 30 ml के करीब या 40 ml के करीब हो जाए, तो वो बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। दैट काइंड ऑफ कंडीशन इज नोन एज कार्डियक टेम्पोनेट। ये बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है जी। अच्छा, अब आपका जो मैं इसको ये शेयरिंग कंप्लीट खत्म कर रही हूँ ताकि जो है मैं आपको आप लोगों के मैसेजेस देख सकूं। ठीक है, फिर आपको मैं बताती हूँ। अच्छा, इसके बाद फिर आपका जो है कार्डियक टेम्पोनेट हो गया, पेरिकार्डियल इफ्यूजन समझ में आ गया। अब कोई और क्वेश्चन तो है नहीं, क्या करूं और क्या समझाऊं? कोई और चीज है? मैम, आपने कहा था एपिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम सेम है, ये चीज समझ नहीं आई थी। एक मिनट, मैं आपको साथ एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लूं, वही वाली पिक्चर दोबारा शेयर करती हूँ। जी, अब पूछें क्या कह रही हैं? मैम, आपने कहा था जब आप लेयर्स ऑफ हार्ट पढ़ाई तो उसमें आपने बताया था एपिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम सेम है, तो हाँ जी। ये चीज समझ नहीं आई थी। अच्छा, मैं बता देती हूँ। देखें, अब मैं आपको ये डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आप समझ सके। ये आपके हार्ट का जो सब्सटेंस है ना, बेसिकली वो तीन लेयर्स पे से मिलके बनता है। यूं समझ लें, ये चीज हो गई। ये हार्ट की इनर मोस्ट लेयर है जो ग्रीन से ड्रॉ की है मैंने। ठीक है ना, इसको वन काउंट करते हैं हम। फिर ये जो पोर्शन है, ये मस्कुलर पोर्शन है जो कि एक्चुअली आपके हार्ट की जो वॉल है ना वो बनाते हैं, जो कि आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स है, कार्डियक मायोसाइट्स। ठीक है, ये 2 हो गई लेयर। अच्छा, इसके बाद एक बिल्कुल पतली सी लेयर है जो बाहर की तरफ निकली हुई है, ये लेयर नंबर 3 हो गई। ठीक है। अच्छा, इनका जो नाम है वो क्या है? एंडोकार्डियम। पहली वाली जो लेयर है जो नंबर 1 है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम।
ये जो दूसरी है जिसमें मैंने आपको बताया कि कार्डियक मसल से जो ये मोटी सी लेयर बनती है जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। और जो ये बाहर वाली लेयर है जो बिल्कुल फिर अगेन पतली सी झिल्ली की तरह की लेयर होती है, इसको हम कहते हैं एपिकार्डियम। अच्छा, अब यहाँ पे अभी जो हमने पेरिकार्डियम पढ़ा उसमें विसरल पेरिकार्डियम देख रहे हैं आप, बिल्कुल चिपका हुआ है इसके साथ। तो एपिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम जो है वो दोनों इतने क्लोजली इन्वेस्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा चिपके हुए होते हैं कि इनके दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं रहता। इस वजह से ये कहा जाता है कि विसरल पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम एक ही चीज है। समझ में आई बात? टू मेक इट अ लिटिल बिट सिंप्लीफाइड इसके लिए कहते हैं, क्योंकि दोनों लेयर्स अगर अलग अलग हैं भी तो वो एक दूसरे के साथ चिपकी भी इतनी ज्यादा हैं कि वो आप सेपरेट तो कर ही नहीं सकते। तो अगर आप जैसे विसरल पेरिकार्डियम रिमूव करेंगे तो साथ में आपका एंडोकार्डियम भी रिमूव हो जाएगा। इस वजह से इसको कहा जाता है कि दोनों एक ही हैं। क्लियर है ये बात? यस मैम। मैम तो फंक्शन भी सेम है? बस एक ही काम है ना कि हार्ट को जो है वो एक कवरिंग देनी है। असल काम तो मायोकार्डियम ने करना है ना, जो आपका सेंटर वाली जो सेकंड लेयर है उसने। ओके मैम। ठीक है, कोई और सवाल? एनीबडी एल्स? अच्छा, तो फिर अब एक काम करते हैं, अगर आप लोगों के पास कोई सवाल नहीं है तो मैं आपके साथ एक नई शेयर करती हूँ प्रेजेंटेशन, और हम टॉपिक कंटिन्यू कर लेते हैं। क्लियर है ये बात? चलेगा? कर ले ऐसा? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने जो अभी रिसेंटली जो एक वीडियो अपलोड की थी ना, ये एक स्क्रीन शेयर हो गया होगा आप लोगों के पास, हाइपरटेंशन का हुआ है? यस मैम। अच्छा, यहाँ पे इससे पहले मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की है जो ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन के हवाले से पूरी वीडियो है। ठीक है, वो वीडियो जरूर देख लेना आप, उसके बाद का ये कंटिन्यूएशन है। ठीक है, तो वो आपको अगर यहाँ पे इस वक्त कोई चीज समझ नहीं भी आ रही ना तो वो आपको आगे समझ में आ जाएगी। क्लियर है ये बात? तो हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं कि वैसे जब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की तो आपको मालूम है कि ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द वेसल। ठीक है जी। अब जो नॉर्मल जो रेंज है इसको हम यहीं पर लिख लेते हैं। इसकी जो नॉर्मल रेंज है ब्लड प्रेशर की वो क्या है? यूजुअली हम इसको 120 बाय 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के हवाले से देखते हैं कि ये जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अब अगर इससे ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है ब्लड प्रेशर, उसको हम क्या कहते हैं? नीचे जा रहा है तो हाइपोटेंशन कहलाता है, और अगर ऊपर जा रहा है तो हम उसको हाइपरटेंशन कह रहे होते हैं। ठीक है जी। तो अब ये जो हमारे पास जो इस वक्त जो टॉपिक है, चूंकि हमें एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन करनी है तो उसके हवाले से ये थोड़ा सा डिस्कशन है आपका हाइपरटेंशन का, ताकि आपको एक बेसिक नो हाउ हो जाए कि हाइपरटेंशन होता क्या है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें हाइपरटेंशन के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो वो वही वाली बात है कि एलिवेटेड ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहा जाता है। सीरियस मेडिकल कंडीशन है जो कि आपका हार्ट, ब्रेन, किडनी और जो बाकी के जो ऑर्गन्स हैं उनकी डैमेज का जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हाइपरटेंशन का मतलब ये है कि आपकी बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनका जो प्रोग्रेस है वो स्पीड अप हो जाएगा, बिकॉज आपकी जो मेजर जो वजह होती है हाइपरटेंशन की, उसकी वजह ये है कि अगर नॉर्मल तरीके से हम ये याद रखिएगा कि एक जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो जब आगे वेसल्स में जाता है, मैं आपको इस तरह से बताती हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। देखो, हार्ट है, पहले तो हार्ट से क्या होता है, आपके पास आती है लार्ज आर्टरीज। लार्ज आर्टरीज के बाद आती है मीडियम साइज आर्टरीज, फिर आती है स्मॉल आर्टरीज, आर्टीरियोल्स एंड कैपिलरीज। ऑर्गन डैमेज क्यों हो रहा है मैं वो बताना चाह रही हूँ आपको। अब फॉर एग्जांपल आपका जो ब्लड प्रेशर है वो है 120 बाय 80 हार्ट में, लार्ज आर्टरीज में सेम ब्लड प्रेशर आता है 120 बाय 80, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि हमारा हार्ट का जो ब्लड प्रेशर है वो जब हम ब्रेकियल आर्टरी से चेक करते हैं जो कि आपके बाजू में होती है, जो कि लार्ज आर्टरी है, वहां पे वो तकरीबन 1-2 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी आगे पीछे होके ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट सेम होता है। मीडियम साइज आर्टरी में
क्योंकि प्रेशर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, ब्लड जो है वो डिवाइड हो रहा होता है। बड़ी आर्टरीज में क्या है कि जो ब्लड हार्ट से पंप हो रहा है वो पूरा का पूरा आ रहा है। मीडियम साइज आर्टरी में ये चीज कम हो जाती है और उसके नतीजे में क्या होता है कि जब ब्लड जो है वो डिवाइड होना शुरू होता है तो ब्लड का प्रेशर भी गिरना शुरू हो जाता है। समझ लें कि मीडियम और स्मॉल साइज जो आर्टरीज हैं इनके दरमियान में जो ब्लड प्रेशर है वो आपका हो जाता है 60/40 के करीब हो जाता है, या अंदाजा कर लें 70/40 के करीब हो जाता है। आर्टीरियोल्स तक पहुंचते पहुंचते ये ब्लड जो है प्रेशर जो है वो गिर के आपका आ जाता है 30/15 तक। ठीक है, कैपिलरीज तक जब यहाँ पे पहुंचता है तो आपका ब्लड प्रेशर हो जाता है 15/7 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है जी, अब यही ब्लड प्रेशर जब वापस घूम के हार्ट के पास जाता है तो वेनस ब्लड जो होता है वो क्या होता है 15/0 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है जी, वेनस एंड के ऊपर हार्ट के अंदर जो ब्लड है, ब्लड प्रेशर है वो इतना हो जाता है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड 15/0 मिलीमीटर ऑफ मर्करी में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, अब ये तो एक नॉर्मल मैकेनिज्म है ना जो मैंने आपको बता दिया। अब इसकी जगह पे अगर आप थोड़ा सा इसको चेंज करो, ठीक है जी, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया है तकरीबन समझ लो 150/95। ठीक है, अब ये 150/95 यहाँ है, इधर भी 150/95 होगा। ठीक है जी, इस जगह पे जहां पे 70/40 होना चाहिए यहाँ पे आ जाएगा 120/80। ठीक है, 30/15 जहां होना चाहिए इस जगह पे आएगा 70/40। मैं सिर्फ एक अंदाजा बता रही हूँ आपको। और 15/7 की तरफ जब जाना है इस जगह पे आपका ब्लड प्रेशर होगा तकरीबन समझ लें अंदाजन 30/15। कैपिलरीज जो होती हैं, अगर उसके अंदर आप नोट करो जो उनका जो हमने एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़ा था कैपिलरीज का, अगर आपको याद ना हो तो आप जाके एक दफा रिवाइज भी कर सकते हो। कैपिलरीज में मसल वॉल नहीं होती, एडवेंटिशिया की लेयर भी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ जो है आपके पास एंडोथीलियल लेयर होती है और साथ में थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू होता है। प्रेशर जो नॉर्मली जो अब कैपिलरीज है वो इतना प्रेशर सस्टेन करने के काबिल हैं, इतना प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाएंगी, डैमेज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये ब्लड प्रेशर जो है वो 250/110 की तरफ चला जाता है या 115 की तरफ चला जाता है तो लाइकवाइज आप इस जो प्रेशर है उसको ले जाएं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 70/40 का प्रेशर आ रहा होगा कैपिलरीज में। इतना प्रेशर कैपिलरीज बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं और बर्स्ट होना शुरू हो जाती हैं। अब ये जो चीज है, ये जो एबनॉर्मेलिटी है, इसके नतीजे में क्या होता है कि आपकी जो ऑर्गन्स है वहां पे अगर कैपिलरीज बर्स्ट होना शुरू हो गई हैं तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा इसके नतीजे में कि आपकी जो क्या कहना चाहिए, आपकी जो ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि वहां पे कैपिलरी बेड्स कम होने शुरू हो गए। तो वो जो गैस एक्सचेंज और जो न्यूट्रिएंट एक्सचेंज है उसका प्रोसेस पूरा रुक जाएगा। अब उसके प्रोसेस के रुकने के नतीजे में क्या होगा, आपके जितने भी जो मेजर ऑर्गन्स हैं लाइक हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, किडनी एंड जो डिफरेंट, वहां पे एबनॉर्मेलिटीज आनी शुरू हो जाती हैं। दैट लीड्स टू द प्रॉब्लम दैट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। यहां तक बात क्लियर हो गई है तो काइंडली जरा मुझे हाथ रेज कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि बात क्लियर हो गई है सबको। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। एस्टिमेटेड 101.13 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड हैव हाइपरटेंशन। 2/3 जो हैं वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर रहते हैं क्योंकि वहां पे अगेन हाइपरटेंशन पहले जो है वो अमीरों की बीमारी कहलाती थी, लेकिन क्योंकि जॉब स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है, लाइफस्टाइल तकलीफदेह होता जा रहा है, लोग अपने आप को नॉर्मल अपने आप को हाई सोसाइटी में मतलब मेंशन करने के लिए, अपने आप को थोड़ा अच्छा मेंशन करने के लिए वो लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि डिजीज कॉजिंग लाइफस्टाइल है। नेट रिजल्ट क्या निकल रहा है कि लोग जो हैं वो ज्यादा बीमार हो रहे हैं और ज्यादा मतलब हाइपरटेंसिव होते चले जा रहे हैं। 1 in 4 men and 1 in 5 women are hypertensive। ये भी 2015 का डाटा है, 2020 तक ये अब और बढ़ चुका होगा। और आजकल जो चीजें हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। हाइपरटेंशन इज द मेजर कॉज ऑफ प्रीमेच्योर डेथ, क्योंकि अपने टाइम से पहले ऑर्गन्स में डैमेज शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से एक नॉर्मल अगर ऑर्गन होता है उसके साथ जितनी लाइफ एक बंदा गुजार सकता है उसके मुकाबले में जो हाइपरटेंसिव बंदा है उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाएगी, यानी वो अपने जो नॉर्मल टाइम था उससे पहले खत्म हो जाएगा अपनी बीमारी की वजह से। WHO का क्योंकि ये फैक्ट शीट है तो उसके हिसाब से
इनका कहना यह है कि 2010 में इन्होंने अगले 25 इयर्स का जो प्लान बनाया उसके हिसाब से वो 25% रिडक्शन चाहते हैं हाइपरटेंशन में वर्ल्ड वाइड। ठीक है जी, कहां तक ये चीज अवेल हो सकी है ये 2025 में उनकी जो रिपोर्ट आएगी उसी से पता चल सकेगा। व्हाट इज हाइपरटेंशन? जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक्स्ट्रा जो फोर्स के साथ अगर ब्लड जो है वो वॉल के अगेंस्ट लग रहा है तो उसके नतीजे में आपको जो है वो हाइपरटेंशन मिलेगी। किसी ने हैंड रेज किया, कोई सवाल पूछना है? Do you want to ask any question, beta? Anybody? Yes or no? Okay, it's okay. मुझे लगा कि शायद किसी को सवाल पूछना है। हाइपरटेंशन इज द ब्लड प्रेशर विच इज टू हाई। दो नंबर्स में लिखा जाता है जैसे कि आपको मालूम है। पहला जो नंबर है वो सिस्टोलिक नंबर कहलाता है और दूसरा डायस्टोलिक नंबर कहलाता है। नाउ सिस्टोलिक मींस, हमेशा याद रखिएगा, आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा हुआ भी होगा फिजियोलॉजी में, सिस्टली से निकला है ये वर्ड, और सिस्टली का मतलब है अलीजा अरशद। आपको कुछ पूछना है बेटा? अलीजा? ओके, तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो यूजुअली वो होता है जब हार्ट के वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दैट इज योर सिस्टोलिक पोर्शन, सिस्टली है, और इसके नतीजे में जो प्रेशर जनरेट होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। जो दूसरा है उसमें वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे होते हैं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक यूजुअली वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बेस पर आप मेंशन कर रहे होते हैं। सो व्हेन वेंट्रिकल्स रिलैक्स और जब वो फिलिंग हो रही होती है तो उस प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। यूजुअली अगर, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो नॉर्मल रेंज है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वो है 120 और इसकी है 80। ठीक है, और यहाँ पे अगर 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ऊपर जा रहा है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 90 से या इक्वल टू 90 या उससे अबव जा रहा है तो उसको हम हाइपरटेंसिव जो है वो डिक्लेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हाइपरटेंसिव की स्टेजेस हैं। यहाँ पे मुझे 1 मिनट, ये 5 मिनट बाकी हैं, आपकी ये क्लास खत्म है, ये स्लाइड खत्म हो जाएगी। इसके बाद आप लोग मुझे बता दो सिर्फ, चलो इसको बाद में बात करते हैं। 2017 की गाइडलाइन के मुताबिक अभी ये नई गाइडलाइन बनाई है, इसमें इनका कहना ये है कि जो हाइपरटेंशन की जो स्टेजेस हैं उनमें अगर एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है, फॉर एग्जांपल हम ये बात कर लेते हैं, यहाँ पे नॉर्मल इन्होंने 4 स्टेजेस बना दी हैं, नॉर्मल, एलिवेटेड, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। ठीक है, ये पहले प्री हाइपरटेंसिव कंडीशन कहलाती थी एलिवेटेड वाली। ठीक है, अब इसको जो है इन्होंने एलिवेटेड में डाल दिया। इनका कहना ये है कि अगर जो गाइडलाइंस है उनके मुताबिक मेडिकेशन, आप अगर एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है भी तो इसको मेडिकेशन स्टार्ट नहीं करानी है, पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कराने की जरूरत है, ताकि जो है वो कोशिश की जाए कि बगैर मेडिकेशन के पेशेंट को जो है वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं हो रहा है और 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक नहीं आ पा रहा है तो फिर आप उसकी मेडिकेशन स्टार्ट कराएंगे। जो नॉर्मल रेंज है 120/80 की है, एलिवेटेड में आपका 120 से 130 तक आ जाता है, एंड 80 लेस देन 80 रहना चाहिए ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक। स्टेज 1 में सिस्टोलिक जो है वो 130 से 140 के दरमियान में रहता है और डायस्टोलिक 80 से 89 के दरमियान, 90 नहीं क्रॉस करना चाहिए। और अगर स्टेज 2 सिस्टोलिक हो गया है तो ये जो है वो सिवियर कंडीशन है जिसमें बगैर मेडिकेशन के आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा होता। अच्छा, यहाँ पे 1 मिनट,